11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ के दौरे पर पधार रहे हैं। झाबुआ जहां ये कर रहे हैं वही विधानसभा है जहां पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। ये वही झाबुआ विधानसभा है जहां वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए और 2 आदिवासियों ने जहर खा लिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ आ रहे हैं। पीएम यहां जनजातीय सम्मेलन में शामिल होकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस तरह मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आगामी चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। पीएम मोदी की इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्टी आदिवासी समुदायों के प्रमुख व्यक्तियों और संतों को आमंत्रित कर रही है। झाबुआ आने पर तीर धनुष और ढोल जैसे पारंपरिक आदिवासी प्रतीकों से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज पीएम मोदी के इस दौरे को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। इधर पीएम के प्रवास पर झाबुआ के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के नाम पर भव्य जनजातीय सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें पीएम मोदी को आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी घोषणा करनी चाहिए। भूरिया ने कहा कि जहां सम्मेलन हो रहा है ये वही स्थान है जहां आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वही झाबुआ है जहां वन अधिकार पट्टे नहीं दिए तो 2 आदिवासियों ने जहर खा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी 11 तारीख को मेरी विधानसभा झाबुआ में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो आदिवासियों के नाम पर जनजातीय इतना बड़ा सम्मेलन करा जा रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी उनको घोषणा करना चाहिए। क्योंकि झाबुआ जहां ये कर रहे हैं वही विधानसभा है जहां पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। राज्यपाल जी के आदेश पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है जिसका विरोध करा था। ये वही झाबुआ विधानसभा है जहां वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए और 2 आदिवासियों ने जहर खा लिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है और यही हकीकत पूरे मध्य प्रदेश की है। तो झाबुआ से मोदी मिशन, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़े। राजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष से करते हैं। राजपाल जी, जिस तरह से विक्रांत भूरिया ने बयान दिया है कि ये वही झाबुआ है जहां पर आदिवासियों की अक्सर अनदेखी की जा रही है और वहीं पर पीएम मोदी 11 तारीख को पधार रहे हैं। अब जानने का विषय यह है कि एक तरफ कांग्रेस जहां आदिवासियों के हित की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का आगाज मध्य प्रदेश के झाबुआ से हो रहा है। किस तरह से तालमेल स्थापित कर पाएंगे आदिवासियों के साथ इस बड़े आरोप के बीच? देखिए, जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात ही नहीं की है, अपितु सबका सम्मान बढ़ाने की बात कही है। इस देश के आदिवासी वर्ग के हमारे भाई बहनों का भी सम्मान बढ़ाने का काम, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो उस सरकार का नाम माननीय मोदी जी की सरकार है। एक बात। दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने कभी भी आदिवासी भाइयों बहनों को अपना वोट बैंक नहीं माना, अपितु समाज के मुख्य धारा में उनको ला सके, इस दृष्टि से अपनी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को और हितग्राही मूलक योजनाओं को आदिवासी अंचलों में पहुंचाने का काम किया। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जिनको मैं समय अभाव में अभी गिना नहीं सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि उन योजनाओं के लागू होने के बाद में हमारे आदिवासी बंधुओं का, हमारे जो ग्रामीण और सुदूर दूर अंचलों में निवास करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है और वो समाज की मुख्य धारा में आए हैं। अब विक्रांत भूरिया जी अभी आरोप लगा रहे थे, तो उनके आरोप का क्या हम जवाब दें?
जो खुद आदिवासी समाज के वोट बैंक के रूप में उपयोग करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेता के रूप में राजनीतिक तौर पर जी आदिवासी भाइयों बहनों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझकर उनका उपयोग करते रहे, दुरुपयोग करते रहे। आज उनको उनके क्षेत्र में किसी आदिवासी की मौत दिख रही है, तो ये मौत के ऊपर राजनीति करने वाले, गिद्ध राजनीति करने वाले लोग, इनके आरोप बेबुनियाद है। वास्तविक में तो यह है कि कांतिलाल जी भूरिया जो विक्रांत भूरिया के पिताजी है, ये सब लोग जो नेता है वहां पर, इनकी जमीन खसक गई है। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोकप्रियता का ग्राफ आदिवासी अंचल में भी बढ़ने का काम हो रहा है, उससे ये कतिपय जो क्षेत्रीय आदिवासी नेता अपने आप को उस क्षेत्र का जो छत्रप मानते थे, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे विक्रांत भूरिया हो, तमाम इस स्तर के नेता हो, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर इस समाज का भयंकर शोषण करने का काम किया है। लंबे समय से, एक दशकों से वो उनका शोषण करते रहे, आज वो इनके हिमायतदार बनकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। वास्तविक में आदिवासी समाज ने इनको तिरस्कृत कर दिया है। चलिए, इसी पर मैं जवाब लूंगा। आनंद जी, राजपाल जी कह रहे कि आदिवासी समाज ने तिरस्कृत कर दिया इसलिए क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ आपके जो विधायक हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि 11 तारीख को जब जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आएंगे, ये जो पूरा वोट बैंक है उस तरफ शिफ्ट हो सकता है, या फिर आदिवासियों का साथ मिलेगा कांग्रेस को लोकसभा में? देखिए, कांग्रेस तो सबकी बात करती, सबका साथ, सबके विकास की बात करती। निश्चित रूप से आदिवासी भी हमारी समाज का अंग है। आदिवासियों को जिस तरह से वनवासी की इन्होंने भूमिका में रख दिया, तो ये भी सोचनीय बात है कि जो बात हमेशा अनादिकाल से हम आदिवासी बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कौन सा नाम, नया नाम दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भारतीय जनता पार्टी विकास निगम का पैसा, आदिवासी विकासों के लिए जो पैसा आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से आता है, उनके विकास के लिए आता है, उसका तो ये राजनीति में उपयोग कर रहे हैं। लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में हो या अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो सब निगम का खर्च हो रहा है। तो जो पैसा होने चाहिए विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर रही। तो ये तो उनका प्रेम है आदिवासियों के लिए। ये केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। निश्चित रूप से आज रोजगार नहीं आदिवासियों के लिए, आदिवासी पलायन कर रहा है, उनकी जमीनों पर लोग कब्जे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो तो पूरे क्षेत्र की परिकल्पना बदल रही है। ये तो हाल है। जहां तक विकास की बात भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी आपको बहुत ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। सिरोंज के जिला विदिशा में सिरोंज के पास सेमलकड़ी गांव है, वहां पर लगभग अनादिकाल से, लगभग 50-100 साल से आदिवासी परिवार रहते हैं, 100-150 की संख्या में। वो पलायन करने के चक्कर में वो वहां उनको उन्हें कोई रोजगार नहीं दे रहा। वहां पर बांध बन रहा है, तो उनकी जो जमीनें हैं वो डूब में आ रही है, जहां वो रहते हैं उनके टपरे डूब में आ रहे हैं। तो वहां विकास कहाँ है उनका? बहुत हम मकानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मकानों की बात करते हैं, भैया जो आदिवासियों के लिए नहीं है उनके पास क्या? जो आदिवासी वहां रह रहे हैं, लगभग 100 साल से रह रहे हैं, वो बहुत बड़ा वहां तीर्थ क्षेत्र जैन समाज का, उसके पीछे की साइड में वहां पर कम से कम 100-150-200 परिवार रहते हैं। वो तो पलायन करने की स्थिति में, वहां उनका कोई सोचने वाला नहीं है। जो उनकी जमीन डूब में आ रही है, वहां तो जिला प्रशासन कहीं कुछ है नहीं है। तो ये तो हालात है। मैं ये राजनीति से अलग हट के बात कर रहा हूँ, मैं अलग क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में व्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें वनवासी का दर्जा दे दिया। तो ये जो बातें आती हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं ये, और देख लीजिए आप, लगातार उनकी आत्महत्या कर रहे हैं वो। उनके ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पेशाब कर रहे थे। तो और किस तरह से बातें करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में जाए जहां पर ये इस तरह के क्राइम होते हैं, तो निश्चित रूप से वहां का एक दशा और दिशा बदलेगी। लेकिन वो मुख्यमंत्री निवास में बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, नाटक करते हैं पैर धोने का, और निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो स्थिति मिला के खड़ी कर दी है जहाँ पर, ये भी हम सब देख रहे हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं, जैसे उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनके पट्टे नहीं दे पा रहे हैं, पट्टों पे दूसरे कब्जा कर रखे, तो मतलब किस तरह से उन्हें दबाव कर रहे हैं। तो आज ये हालात है आदिवासियों की कि आदिवासी बद से बदतर, और लगातार भारतीय जनता पार्टी घड़ियाल हुआ। और दूसरा एक बात और मैं बोलता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, ये जो उनकी हुंकार है ना, ये केवल ईवीएम की हुंकार है। मैं तो उन्हें चैलेंज करता हूँ,
वो तो जिस उससे आते हैं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि वो बैलेट पे चुनाव करवाएं। निश्चित रूप से सब चीजें सामने आएंगी। चलिए, इस विषय पर भी जरूर चर्चा करेंगे। जी ठीक है आनंद जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। आपकी पूरी बातें सुनी हमने, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा राजपाल जी का, लेकिन उसके पहले डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, 29 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई है। रतलाम लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत झाबुआ भी आता है, 8 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं, जिनमें से वर्तमान में 4 पर बीजेपी है, 3 पर कांग्रेस है, 1 पर अन्य है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, क्या हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो अपेक्षा के अनुरूप था और क्या नहीं था? इसी वजह से जो लोकसभा चुनाव का शंखनाद है वो बीजेपी झाबुआ से कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश जी जो राज्य है वो आदिवासी बहुल राज्य, यहाँ पे 68 विधानसभा है जी और अब 6 लोकसभा है। लेकिन ये जो झाबुआ की जो सीट रही है जी वो पारंपरिक कांग्रेस की रही है, और जिसके कारण क्या है कि 2 बार से बीजेपी के पास है जी। तो बीजेपी इसको चाहती है कि हम वहीं से शंखनाद करें लोकसभा का जी, और जिसके कारण आदिवासियों पे से संदेश जाए और वो जो कांग्रेस का पारंपरिक जो 2018 में जो वोट शिफ्ट हो गया था बनवासी, वो फिर से इनके में शिफ्ट हो जाए। और 2023 के चुनाव में हमने देखा है कि ये वोट ये पुनः बीजेपी को प्राप्त हुआ जी। लेकिन साथ में ये बात भी है कि बीजेपी एक नवाचार कर रही है। उनका कैलकुलेशन होगा कि झाबुआ की लोकसभा से क्यों हम करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो है हमारे देश के, वो निश्चित रूप से उनके समर्थ में उनके समांतर कोई नेता नहीं है जी। और ये उनका आगाज हो जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए कि हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बूथ लेवल पे पार्टी का कार्यकर्ता तैयार हो जाए और उसके लिए एक संजीवनी देंगे जी। साथ में अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें कार्यकर्ताओं में जोश है ही, क्योंकि सत्ता प्राप्त की है। कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता की दूर है और जिसके कारण उसके पास मशीनरी, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और लगातार कार्य करने की पद्धति नहीं है। लेकिन अभी भी उन्होंने नए युवा चेहरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाया है, नेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने ट्राइबल से बनाया है और उप नेता भी उन्होंने युवा को बनाया जी। तो जिससे युवाओं को एकत्र करके एक नई ऊर्जा और नया संदेश देना चाहते हैं जी। अब तो ये बात की बात है कि आगे क्या रूपरेखा बनती है, लेकिन जो बीजेपी है उसने अपना क्लियर शंखनाद कर दिया है कि झाबुआ से वो लोकसभा के चुनाव का आगाज कर रही है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जिस क्षेत्र में जाते हैं उसके ट्रेडिशनल, उसकी पारंपरिक वेशभूषा, उसकी पारंपरिक भाषा, उसके पारंपरिक खान पीन, जो भी सांस्कृतिक संदेश होते हैं वो अपने संवाद संचार में उसका उपयोग करते हैं जी। जिसका मतलब मतदाता प्रभावित होकर और वह पार्टी के प्रति क्रियान्वय होता है। ये उनकी स्टडी और इनका क्रियान्वय और राजनीति का एक नवाचार है जी। हम पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में देखें तो उन्होंने ऐसे ही किया है। अगर वो नॉर्थ में जाते हैं, साउथ में जाते हैं तो वहां की भाषा और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी होती है इसके माध्यम से भूपेंद्र जी की जो लोकलाइट से उनके सीधे तौर पर वो कनेक्ट हो सके और जो स्थानीय लोग हैं वो भी ऐसा माने कि हमारे ही बीच का कोई नेता पहुंचा हुआ है। राजपाल जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद झाबुआ से इसलिए कर रही है क्योंकि आदिवासी वोट बैंक शिफ्ट न हो जाए, इसे लेकर बीजेपी काफी मुखर है, काफी चिंता में है, या फिर किसी भी तरह की चुनौती नहीं मानते? आप मानते हैं कि आदिवासियों का साथ इस बार भी लोकसभा में मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी जी दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है अपने कार्यों के माध्यम से। जी। तो जब दीनदयाल उपाध्याय जी ये कह गए थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने किसी भी अभियान का शुभारंभ करती है तो अपने उसी ध्येय वाक्य के अंत्योदय, जिसे हम बोलचाल में गरीब कल्याण कह सकते हैं जी, उसके तहत हम काम को शुरू करते हैं।
तो झाबुआ एक हमारा ऐसा स्थान है जहां पर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो 5 जिले हमारे आदिवासी जिले वहां कनेक्ट है, परंतु देश स्तर पर जब देखा जाए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो फिर दाहोद, गोधरा, पंचमहाल और ऐसे 5 जिले गुजरात के, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इस प्रकार के 4-5 जिले हमारे राजस्थान के, ये इन सबका सेंटर पॉइंट बनता है झाबुआ। और वहां पर एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन हम करने जा रहे हैं जिसको संबोधित करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में विश्वास है वह और मजबूत होगा। और जो आज हम लोकसभा के 2000 तो हमने चुनाव में 48 जी तो पिछले आपको पूरा भरोसा कि आदिवासियों का साथ मिलेगा, लेकिन आनंद जी अभी कह रहे थे, आनंद जी कह रहे थे कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई आदिवासियों के साथ, आदिवासी उसे भूले नहीं है। पलायन अभी भी आदिवासी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन का अधिकार है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जी आपने ध्यान दिलाया मुझे, जी धन्यवाद उसके लिए। मैं आनंद तारण जी अभी कह रहे थे जी एक विदिशा की कोई घटना बता रहा, बयान विरोधाभासी लग रहा था। वो ये कह रहे थे कि आदिवासी पलायन कर रहे हैं और उनको जिस प्रकार से वहां पर इसलिए पलायन कर रहे हैं कि वहां कोई विकास नहीं हो रहा। और साथ में फिर ये बोल गए वो कि चूंकि वहां पे डैम बना तो उसकी डूब में उनके झोपड़े आ गए, उनका मकान आ गया, इस वजह से उनको मुआवजा भी नहीं मिला। तो ये कैसा विरोधीवासी बात है? एक तरफ कह रहे कि विकास नहीं हो रहा, दूसरी तरफ कह रहे कि डैम बना तो उसमें उनके गांव और खेत डूब में चला गया, घर डूब में चला गया। तो इस प्रकार की विरोधाभासी बातें करना, और उन्होंने शुरुआत करी कि कांग्रेस पार्टी सबका साथ और सबका विश्वास में भरोसा रखती है। अरे भाई, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये बात अगर हम बोलते हैं तो आप कहते हो कि जुमला बोल रहे हैं, और आज हमारे जुमले को आप बोल रहे हो। अरे आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। आपकी नियत अगर होती तो आज आदिवासियों की आज स्थिति कुछ और होती। आपने 60 साल में आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में सिर्फ और सिर्फ उनका उपयोग किया, कभी उनको आगे नहीं बढ़ाया, कभी उनके कल्याण नहीं किया। और आज जब हम उनका कल्याण कर रहे हैं तो हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे प्रति विश्वास प्रकट कर रहे हैं, तो आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। क्यों? क्योंकि तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो इस वजह से कांग्रेस तो ऐसी बात करेगी। ठीक है आनंद जी, जवाब दीजिए। आदिवासियों की स्थिति सुधरी है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कुछ नहीं किया गया इस वर्ग के लिए। जवाब आपका। जी देखिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, और अगर इस तरह की नकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी को शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तो ये बोला है कि विदिशा में, मैंने पूरे प्रदेश की बात की है, विदिशा की एक उदाहरण दिया है कि विदिशा में लोग परेशान हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो सेमरखेड़ी सिरोंज के पास, सिरोंज है विदिशा जिले में, सिरोंज है, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक 20 सालों से हैं और ज्यादा सालों से ही होंगे वो। इसके बाद वहां पर आदिवासियों की हालत ये, वहां बांध बन रहा है, निश्चित रूप से वहां बांध बन रहा है, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनके जमीन के जो पट्टे हैं उनको कहीं जगह नहीं दी गई, और पिछले 2-3 साल से लोग परेशान हैं, वो पलायन करने की स्थिति में। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कन्नी काट रहे हैं, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। 20 सालों से सत्ता पे काबिज होने के बाद जो पार्टी का प्रवक्ता अगर इस तरह की बातें करे तो निश्चित रूप से शर्मनाक बात है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस आजाद देश में नहीं हो सकती। दूसरे आदिवासियों के नाम पर घड़ियालू बाहर रहे हो आपने अभी मेरी बात करी, तो आपके नेता ने आदिवासियों पर पेशाब करी। आपके मुख्यमंत्री आकर उसका पैर धो रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। इसके पहले की भी एक घटना मैं बताता हूँ कि उस जहाँ पर गोलीबारी हुई थी, 7 किसान मारे गए थे, तब भी मुख्यमंत्री जी ने नाटक करा था। आनंद जी, पीएम के दौरे पर हम केंद्रित रहे। आनंद जी, क्या लगता है कि जब पीएम पहुंचेंगे 11 तारीख को जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये केवल सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन्होंने छद्म बात करते हैं, छद्म सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, ये इनका छद्म है। बाकी तो ये सांप्रदायिकता को लेके आते, विकास तो इनके पास कहीं है ही नहीं है। 4000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। आज अगर जीएसटी का 5 लाख करोड़ रुपया नहीं लेना है मध्य प्रदेश सरकार को। राजपाल जी का रुख कर लेते हैं। राजपाल जी, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का कहना है कि इतने साल से तो हम सत्ता में नहीं है, आप ही तो जनता ने मौका दिया है, तो फिर क्यों आदिवासियों का उत्थान नहीं हो पाया? राजपाल जी, कांग्रेस का कहना है कि इतने साल से तो हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन अभी भी आदिवासी क्यों नहीं उन्नति कर पाए? जी, कांग्रेस को नहीं दिखेगा, कांग्रेस को उत्थान नहीं दिखेगा।
कांग्रेस को सेमरी का बांध नहीं दिखेगा। कांग्रेस को किसी भी प्रकार की कोई सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो नहीं दिखेगी। अरे भाई, अगर हमने आपको संज्ञान में दिया, अगर हम विपक्ष की बात की है, अगर हम आपको संज्ञान में दे रहे हैं कोई बात, तो आपको ये बोलना चाहिए कि हम आपको धन्यवाद दे दें और हम इस पर ध्यान रखेंगे। जब तक तो आपका ये आप आरोप पे प्रत्यारोप कर दें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जो पार्टी में सत्ता में वो अगर इस तरह की बातें करें, इस तरह की बातें करें, तो ये ठीक नहीं। आदिवासी क्षेत्र के लिए पेशा कानून एक लागू करने का काम किया है। आज आदिवासी के गौरव को बढ़ाने के लिए हमने क्या नहीं किया इस प्रदेश में, और आप जाके देखिए, आपने कानून सब ला दिए, कानून सब ला दिए, लेकिन उनको मान कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन का हो रहा है, उनका संचालन का हो रहा है। वो जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं कानून आपके? कानून में तो जो सब कुछ लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या है? महिलाओं के लिए आपने कानून बना दिए, महिलाओं के लिए आपने कानून बना दिया, इसके बाद बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहाँ है आपके कानून? कानून में लचरता है, कानून में कठोरता नहीं है। कानून केवल और केवल दूसरे लोगों के लिए, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का कानून नेता और कार्यकर्ता था, उसके लिए वो सब कानून में ढील दे दी जाती। खड़ी हो गई है कि क्या इतने सालों में आदिवासियों की स्थिति बदली है जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है, या फिर अभी काम करना बाकी है? जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ घोषणाएं हुई हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। देखिए, विकास तो हुआ है इसमें, और इसमें अपन नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी की अपनी अपनी गाइडलाइन रहती है। उनका मानना है कि हम ऐसा विकास कर सकते थे, उसके अनुरूप विकास नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने पेशा कानून लाया। अभी इन्होंने 75 वर्ष की आजादी के में हर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में आदिवासी जो नेताओं की भूमिका रही आजादी, उनका स्मरण किया और इससे युवाओं को जोड़ा और उनके समुदाय को एकत्रित किया। अब देखिए, सरकार एक सत्ता में होती है तो एक निश्चित रूप से उसके क्रियान्वयन और उसके रिजल्ट में एक अलग परिणाम आता है, और कार्यकर्ता किस तरह से जुड़ता है ये हम लोग भी जानते हैं। और लेकिन अभी कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है, और अभी जो उनकी 15 महीने जो सरकार आई थी तो उसमें उनके नया संचार हुआ था। लेकिन अगर इनको भी अपने युवाओं को फोकस करना पड़ेगा, नई पीढ़ी को लाना पड़ेगा जी, क्योंकि बीजेपी ने एक विजन क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो नए लोगों को ला रही। क्योंकि अभी इसी लोकसभा में 6 लोगों को अभी चुनाव उन्होंने लड़ा दिया विधायक का, तो निश्चित रूप से 6 सीटें तो नए लोगों के लिए तय हो गई वो। लेकिन इन्होंने भी कहा कि 50-50 का फार्मूला देंगे। इसलिए ये निश्चित रूप से जरूरी है कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता की कुंजी और ऊर्जा की कुंजी उन्हीं के पास है। क्योंकि उन पे अगर जोर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा और हमारे कार्य की पद्धति में गुणात्मक विकास होगा जी। तो दोनों पार्टियों को अपने स्तर पर दे, लेकिन बीजेपी का तो विजन क्लियर है इसमें तो देखने, क्योंकि मोदी जी के समकक्ष कोई नेता दिखता नहीं है, और उनको चुनाव बिल्कुल उनको मोदी जी के फेस होके लड़ना है जी, और ये क्लियर है पिक्चर। और हमको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी के फेस में इनके गठबंधन, जैसे अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसके समन्वय ही चले गए जी, तो कठिन तो है डगर, लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग नया प्रयोग करते हैं, नए लोगों को चेहरा देते हैं और मौका देते हैं, तो जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ होगी जी, सरकार पारदर्शिता पूर्ण आएगी और लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और सिर्फ उत्थान की बातें ना हो, धरातल पर भी काम हो। हालांकि डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन अभी और काम होना बाकी है। फिलहाल देखना होगा कि 11 फरवरी को जब पीएम मोदी इस पूरे जनसभा को संबोधित करते हैं तो किस तरह का परिणाम आने वाले चुनाव में इसका देखने को मिलता है। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या तैयारियां रहती हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।